प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम दोपहर का भोजन कहानी को लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी एक कथा शिल्पी हैं, जिनका जन्म 1925 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रबुद्ध और सुलझे हुए कहानीकार हैं। मनोरमा पाक्षी पत्रिका के संपादन उन्होंने किया था और आपको 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया। आप किसी वाद या फार्मूले के तहत अपनी कहानी नहीं गढ़ते हैं और अधिकांश कहानियाँ सही अर्थ में रचनाएं हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ जिंदगी और जोग, देश के लोग, मौत का नगर, सूखा पत्ता, दीवार और आंगन आती है। ये एक निर्धन परिवार के रहन सहन का यथार्थ प्रस्तुतिकरण है, जिस कहानी का मूल स्वर है घर का खर्च चलाना, भोजन तक का नसीब न हो पाना, प्रस्तुत कहानी का विषय वस्तु है। अमरकांत के प्रतीकात्मकता का प्रयोग करते हुए निर्धनता के उस पक्ष को भी दिखाया गया है जो इस देश की लगभग 80% जनता के घर में व्याप्त है। और बातों बातों में बहुत सी बातें ऐसी भी यहाँ हो गई कि मन भर जाता है। कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक है। तो ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की दीनहीन अवस्था का और संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया। दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वो मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर के पानी लेकर घटघट चढ़ा गई। गगरा यानी घड़ा होता है, गगरा यानी घड़ा, और लेकर वो पीने लगी। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वो बैठ गई, यानी थोड़ा सा उसे हल्का महसूस हुआ और आंखों को मलमल कर इधर उधर देखा। फिर उसकी दृष्टि ओसारे पर अध टूटे खटोले पर पड़ी। ओसारा का मतलब होता है बरामदा। खटोले पर सोए हुए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गए। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, यानी नंगा था। उसके शरीर पे बहुत कपड़े नहीं थे। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी, यानी बहुत दुबला पतला था। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे। उसका पेट हड़िया की तरह फूला हुआ था और उसका मुख खुला हुआ था। उस पर अनगिनत मक्खियां के हैं उड़ रही थी। इस तरह से प्रमोद का चित्रण किया गया है, जो उसका छोटा बेटा था। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दी और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाहर, सुन्न खड़े रहना यानी बिना कुछ हरकत किए या शांत भाव से बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गले निहारने लगी। गले निहारने वाले किसी आने का इंतजार करना। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए से नजर आए। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़े रहे। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई। व्यग्रता यानी थोड़ी सी परेशानी उसके यानी परेशान हो गई। उसके आसमान तथा उस कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद उसे सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़ाकर गली के छोर की ओर निहारा। निहारना यानी देखना। और उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। सरकता उन्हें आता हुआ दिखाई उसको दिया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी उसारी की चौकी के पास नीचे रख दिया। उसारा यानी बरामदा, हाँ, वहाँ चौकी माने बैठने की एक लकड़ी की बेड कह सकते हैं कि नीचे रख दिया। चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लिपने पोतने लगी, यानी साफ किया। वहाँ पीढ़ा रखकर, पीढ़ा लकड़ी का छोटा सा आसन होता है जिसमें बैठकर खाया जाता है। उसे सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया। हाँ, लकड़ी का बेड होता है, उसको हम चौकी कहते हैं। और फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल थे, अस्त व्यस्त नजर आ रहे थे। व्यस्त, अस्त व्यस्त होना यानी
इधर उधर उड़े हुए थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। गर्द यानी कि धूल जमी हुई थी। गर्द का अर्थ होता है धूल जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वो भयभीत हिरनी की बातें सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही, क्योंकि वो उसे कुछ कह नहीं पाती थी और वहीं से वह व्यग्र होकर यानी थोड़ी सी परेशान होकर उसकी तरफ देख रही थी। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो घबरा गई। पास आकर पुकारा, बड़कू बड़कू। बड़कू यानी बड़े बेटे को कहते हैं। लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़की की नाक के पास हाथ रख दिया कि सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली और पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा। सुस्त यानी कि थोड़ा सा क्या है, कमज़ोर नज़र आया। फिर झट से उठ बैठा और जूते निकालने और नीचे रखे लोटे से जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। जल्दी से वो चौकी पर बैठ गया कि भोजन मिलेगा। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लगाओ क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। पीढ़ा यानी कि लकड़ी का छोटा सा आसन पीढ़ा कहलाता है और उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा, दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर थोड़ी सी झुर्रियाँ थी। झुर्रियाँ मैंने सिकुड़ी हुई थी। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति क्या है देखा। दार्शनिक किसको कहते हैं? फिलोसॉफिकल, यानी कुछ खोज पीन रहा है। कुल 2 रोटियां, भरा कटोरा, पनियाई दाल और चने की तरी तरकारी थी। तरकारी यानी कि सब्जी। तरकारी किसको कहते हैं? सब्जी को कहते हैं। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निकालते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था। उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है। उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया और फिर खाने लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकदम निहार रही थी, यानी पता नहीं क्यों उससे डर लग रहा था, है ना। भय यानी डर लगा। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उससे पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा। फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रहे। धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के, हाँ, खड़खड़िया यानी आवाज़ करते हुए इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर शब्द क्या है सुनाई दे रहा था। यानी वो खटोला पर जो उसका छोटा बेटा बैठा था प्रमोद, उसकी सोने की आवाज़ आ रही थी। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया कि यहाँ जाऊँगा, ऐसा लड़का ऐसा कह रहा था। पर वह आगे कुछ न बोली, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। और कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था।
रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और क्या किया, फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया था तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक और रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल उठा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती है, बस अपनी जिद भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रह गई, कुछ नहीं बोले, और रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख दिया जैसे वो भोजन का ग्रास ना होकर पान का बेड़ा हो। ग्रास यानी टुकड़ा, माने एक कौर, यानी जिसे ग्रास कहते हैं। बजला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर फिर बैठ गया और वह कुछ सांवला था। उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। अस्वाभाविक यानी साधारण से परे। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी हुई 2 रोटियों में से एक रोटी कटोरी की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर गई और वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय यानी नेत्रों से देखा। रहस्यमय का अर्थ होता है कि बड़े उत्सुकता के साथ यानी गुप्त तरीके से देखना, यानी फिर सुस्त स्वर में नहीं, क्योंकि उसे पता था कि रसोई में कितना भोजन है। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले ले, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ की ओर गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को क्या है समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती थी है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी ने कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था। सुड़ सुड़ पी रहा यानी आवाज़ करते हुए पी रहा। कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूते को खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। अब मुंशी चंद्रिका कौन थे? उनके पति, सिद्धेश्वरी के पति और 3 बच्चों के पिता। खसखस करते यानी घसीटते हुए, पैरों को घसीटते हुए, आवाज़ करते हुए राम नाम का लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका दिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे में हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालती मार कर बैठे और रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुगला रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुकाली कर रही है। यानी कि एक एक ग्रास यानी एक एक टुकड़ा क्या है चुगला रही है, यानी धीरे धीरे खा रही है। बूढ़ी गाय जुगाली करती है, यानी गाय क्या करती है,
खाने को मुंह में रखकर धीरे धीरे जैसे चबाती है, उसको जुगाली कहते हैं, है ना। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की बात ही चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सिकुड़ते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है। वह कह रहा था कुछ दिनों से नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान है ना। देवता यानी ईश्वर के समान, है ना। मुंशी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोहिणी की क्या है की तरह वह भांति बड़बड़ाने लगी थी, है ना। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़े लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में नटखट भी था। नटखट में थोड़ा सा क्या किसको कहते हैं, चंचल। नटखट का अर्थ होता है चंचल था। हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बराक रखता था, यानी अच्छी तरह से पूर्ण रूप से बराक रखता, यानी पूर्ण रूप से याद कर लेता था। असल तो यह कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो, यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे, यानी खाने का प्रयास कर रहे थे। मुंशी और कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई और दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी, और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था, बजा रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले, और दुनिया की हर चीज़ पर पहले ही तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे, जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। सिद्धेश्वरी ने जैसे नहीं रह गया बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार यानी बिना किसी प्रतिकार किए हुए क्या है स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वर ने उत्सुकता प्रकट की कि फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं है। मुंशी जी ने चने के दानों को की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया। दृष्टिपात करना माने देखना, दृष्टिपात मैंने एक नज़र डालना किया, जैसे उनसे बातचीत करने वाला। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बिन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देते हुए, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी के अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा, यानी किनारे से, आँखों के किनारे से को कनखी कहते हैं, और तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ। गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हड़िया में थोड़ा सा गुड़ है। हड़िया माने घड़ा, है ना। हड़िया का मतलब होता है घड़ा। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और जायका भी बदल
जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया, यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े, है ना। मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौकी की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी छिपली, यानी एक कटोरी में चने की तरकारी बची थी, उसके पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान उसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़े में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख दिया। तदुपरांत यानी उसके बाद एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गए। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा, तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से आंसू छूने लगे। सारा घर मक्खियों से भनभन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक अलगनी का मतलब है अर्गनी, ठीक है, जिसमें कपड़े सुखाते एक गंदी साड़ी टंगी थी, जिसमें पेबंद लगे थे। पेबंद का मतलब है बहुत जगह क्या है उसमें के पैच वर्क किया गया था, यानी उसको ढकने का प्रयास किया गया था, दूसरे कपड़े को लगाकर उसे सिला गया था। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो। इस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार की दीनहीन गृहिणी का चित्रण किया गया है, जो अपने अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करती है और अंततः उसे खुद के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।